नमस्कार दोस्तों, कॉन्करा आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एमपीपीएससी की तैयारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करवाएंगे, उसी का एक सेगमेंट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं। इसमें जो पहला टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग, और जो दूसरा टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, फिर है संघ लोक सेवा आयोग, एमपी लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। टोटल 15 आयोग सिलेबस में डिफाइन किया गया, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये 15 टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो आयोग की स्थापना, यह एक संविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। कहने का मतलब ये संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ये पार्लियामेंट के लोग द्वारा बनाया गया है। अब इसकी गठन की बात करते हैं। संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, जिसका नाम था मानव संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रपति ने 18 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया। इसके बाद मानवाधिकार विधेयक 1993 संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और 18 जनवरी 1994 राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति मिल गई, और यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से पूर्व प्रभावी हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश जारी किया। इसके बाद पार्लियामेंट में लाया गया। पार्लियामेंट का यहाँ पे संदर्भ ये है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में इसको स्वीकार किया गया। इसके तत्पश्चात राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 1994 को साइन किया, और ये अधिनियम पूर्वभूत में मतलब से लागू हो गया। मतलब 8 सितंबर 1993 से प्रभावी हुआ, और ये लॉ जो बना 94 में बना, मतलब पहले से इसको प्रभावी भी बना दिया गया। और राष्ट्रपति, अब आयोग की संरचना पढ़ेंगे। आयोग की जो संरचना है, आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पदेन अध्यक्ष, टोटल 13 सदस्य हैं। ये पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 13 मेंबर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य। अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। एक उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य व्यक्ति को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या अनुभव होना चाहिए। मतलब एक जो अध्यक्ष होता है, भारत का कोई सेवानिवृत्त, मतलब कि अपना रिटायर्ड हो गया हो या करंट में है हो, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। और जो सदस्य हैं, एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, या कि एक उच्च न्यायालय में कार्यरत हो या मतलब कि ये भी मतलब रिटायर्ड हो चुका हो।
और 3 ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखते हों और उनको कार्य का अनुभव हो। ठीक है, अब जो 7 पदीय सदस्य बचते हैं, इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 7, जिसमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। जो ये 1+1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पदीय सदस्य। 7 पदीय में से 2 महिला होना जरूरी है, मतलब 2 कम से कम महिला होना चाहिए 7 में से। और जो बचे अन्य पदीय सदस्य में तो एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का होना चाहिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनपिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश से करता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित होती है। इस समिति में पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति हो सकती है। मतलब समिति में पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सांसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है इस समिति में। इसके अलावा एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस राज्य की विधानसभा में, मतलब कि राज्य सरकार में विधानसभा और विधान परिषद है, विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्षी दल का नेता भी होना चाहिए। लेकिन एमपी में विधान परिषद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता नहीं बताया हूँ। अगर एग्जाम में ये आता है तो उसको आप सही करेंगे। अब आगे चलते हैं, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। मतलब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो उससे वो रिटायर्ड हो जाएंगे और ये सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगी। मतलब अगर उनका कार्यकाल 3 साल पूरा हो चुका है तो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। और अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद केंद्र में या राज्य सरकार में किसी और पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना। त्यागपत्र, ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट, अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का जो प्रावधान है तो वो साबित कदाचार, ये वेरी इंपॉर्टेंट, साबित कदाचार। लेकिन ये राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें जो लिखा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों से सही पाता है तो उस सलाह पर राष्ट्रपति को इन सदस्यों व अध्यक्षों को उनके पद से हटा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच के अकॉर्डिंग सही नहीं पाया गया
तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश देंगे, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। अगर सही पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को सिफारिश देंगे और राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। और ये हटाने के लिए अन्य प्रावधान, अन्य परिस्थितियां, यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में सम्मिलित हो, या वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा वह सक्षम न्यायालय से ऐसी घोषणा करे यदि वह न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का दोषी व सजा हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि वह दिवालिया हो गया हो, या अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य क्षेत्र में वो रोजगार में संलिप्त हो, मतलब कहीं और भी जॉब करता हो, या कि कहीं ऐसा हो जहां मतलब कि लाभ का पद हो, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। या वह मानसिक या शारीरिक कारणों से असमर्थ हो, या कि मतलब वो उसका दिमाग की हालत अच्छा ना हो, कोई मतलब कि प्रॉब्लम है, या कि शारीरिक रूप से वो ऑफिस जाने में सक्षम नहीं है, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या सक्षम न्यायालय ऐसा घोषणा कर दे, ये न्यायालय द्वारा मतलब कि, या कि उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उसको न्यायालय ने उसको दंड दिया है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये रहे अध्यक्ष व सदस्यों को हटाए जाने का कारण। और राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज सिफारिश करें। आयोग के कार्य, आयोग क्या कार्य करेगा? हालांकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतना आयोग के कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये मेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन हम तब भी थोड़ा बहुत मतलब कि हम आपको पढ़ाएंगे। और आयोग के कार्य, आयोग स्वप्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, और दूसरा है यदि लोक सेवक के द्वारा उल्लंघन किया जाता है या मानवाधिकार के अतिक्रमण के बाद किसी न्यायालय में लंबित है। कहने का तात्पर्य यह है कि आयोग अपनी स्वप्रेरणा से, अगर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेगा कि कोई कहीं मानवाधिकार का वॉलेट तो नहीं हो रहा है, एक पीड़ित व्यक्ति हो या क्या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति का, मतलब वो संज्ञान ले सकते हैं। और लोक सेवा अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तभी हम संज्ञान ले सकते हैं। ये कि मानवाधिकार के अतिक्रमण के बाद किसी न्यायालय में लंबित हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर कहीं और मामला चल रहा है तो वो मानवाधिकार आयोग में नहीं आएगा। ठीक है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य सरकार की अनुमति से जेल उपचार सुधार, मतलब राज्य सरकार जो अनुमति देगी तभी हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेल में चेक करेगा कहीं मानवाधिकार का वॉलेट तो नहीं हो रहा, या कि हेल्थ में या सुधार में कहीं भी, तो ये राज्य सरकार से परमिशन लेंगे तभी वहाँ मानवाधिकार के बारे में संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान या मानवाधिकार की लागू विधि का पुनरावलोकन या उसके प्रभाव का पूर्ण कार्यान्वयन की सिफारिश। नेक्स्ट है मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान या मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन या उनका प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन संस्थाओं को प्रेरित करना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि संविधान या मानव अधिकार के लागू विधि के पुनरावलोकन, उसके प्रभाव का पूर्ण क्रियान्वयन करना, मतलब मानवाधिकार जो लागू है उसका समय समय पर उसका मूल्यांकन करना और उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना, उसकी सिफारिश करना, ये आयोग के कार्य है। और मानवाधिकार के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करना और
और मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय जो लिखित साक्ष्य हैं उनका प्रभावपूर्ण अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन करना, और मानवाधिकार के क्षेत्र में जो भी एनजीओ कार्य कर रहे हैं उन संस्थाओं को प्रेरित करना कि ह्यूमन राइट कमीशन का वॉयलेशन ना हो। मानवाधिकार आयोग से संबंधित अन्य तथ्य। इसका कार्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन कहीं भी और स्थापित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मानवाधिकार आयोग का कार्यालय दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो इसका कार्यालय कहीं भी स्थापित कर सकती है। और मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा हैं, ठीक है। और आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिससे घटित हुई 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, या दूसरे शब्दों में कहें, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुई कम से कम 1 वर्ष हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिनका टाइम पीरियड 1 साल या 1 साल से कम हो। अगर 1 साल से अधिक है तो ह्यूमन राइट कमीशन मानव अधिकार उस पर जांच नहीं कर सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार, संसद और राज्य विधानमंडल के समझ रखवाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगी, और अगर किसी राज्य में, संबंधित राज्य मतलब अगर कहीं ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ है तो उस राज्य को वो रिपोर्ट देगी, और सांसद जो केंद्र सरकार है वो सांसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाएगी, और जो राज्य सरकार है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। सांसद का तात्पर्य यहाँ लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से है, ठीक है। अब यहाँ पे महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। महासचिव ये जो होता है भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए, इससे ऊपर, इससे कम का नहीं होना चाहिए। आयोग का गठन जो है पेरिस सिद्धांत के अनुसार, जिसे अक्टूबर 1991 में स्वीकार किया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन का पेरिस सिद्धांत को हमने फॉलो किया है और उसको स्वीकार किया है, और यह अक्टूबर 1991 में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, अध्यक्ष की मृत्यु होने या पद त्याग करने पर राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकता है। अगर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या वो पद से छोड़ दे तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को, कहने का तात्पर्य ये है कि ह्यूमन राइट कमीशन के जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। यहाँ कोई और सदस्य नहीं है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं उन्हीं को वो अध्यक्ष बनाएगा, अगर जो अध्यक्ष नहीं रहेगा। सदस्यों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार, सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं केंद्र सरकार देती है। आयोग का अनुदान केंद्र सरकार, लेकिन जो अनुदान होता है उसकी जो जांच करता है तो वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग इसकी जांच करती है, ठीक है। आयोग ऐसे विषय की जांच नहीं करता जो कहीं और लंबित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं और केस चल रहा है तो आयोग ऐसी किसी भी केस का जांच नहीं करती, ना ही उस पर या कि लंबित कहीं मामला और हो। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 राज्य सरकार गठन करेगी। कहने का तात्पर्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में ये डिफाइन किया गया है
कि राज्य सरकार चाहे तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ बस स्टेट करना है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ और बाकी चीज़ें सेम है। आयोग की संरचना एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश या न्यायाधीश है रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्ष वही होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, या कि रिटायर्ड हो गया हो। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, वो इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, या कि राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है कम से कम वहाँ का 7 वर्ष का अनुभव हो, या कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, इस आयोग का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। राज्य मानवाधिकार के बारे में केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत होता है। देखिए यहाँ पे संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में केवल कानून केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र भी और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इसलिए यहाँ संघ सूची नहीं है, यहाँ पे राज्य सूची और समवर्ती सूची, क्योंकि राज्य सूची का कानून राज्य की विधानमंडल बनाती है और समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल प्लस संसद कानून बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो उस पर मानवाधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता। मतलब किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय अगर आयोग में चल रही है तो उसकी दोबारा से जांच नहीं होगी, या कि किसी अन्य विधिक निकाय मतलब कहीं और किसी अन्य कमीशन में मतलब कि उसका चल रहा है, मतलब की रिपोर्ट या जांच जो भी है, तो ऐसे मामलों के यहाँ जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। नोट, केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार के कृत्य किसी राज्य की रिपोर्ट सौंप सकता है। केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य दिल्ली को छोड़कर अन्य कहीं भी ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट सौंप सकता है। ठीक है। आयोग की कार्यकाल, आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 साल दोनों में से जो पहले हो। कहने का तात्पर्य 3 वर्ष से अगर 3 वर्ष कंप्लीट हो गया है, या कि पहले 70 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट होता है वहाँ वो रिटायर्ड हो जाएगा। ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। मतलब ये अगर इनका एक टर्न ओवर 3 साल मान लीजिए पूरा हो गया तो दोबारा के लिए ये नियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर 70 साल पूरा नहीं होता है तो पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों में सदस्य अध्यक्ष किसी और सरकारी पद यहाँ से रिटायर होने के बाद कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते, कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
आयोग आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्त राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के अनुसार करता है। कहने का तात्पर्य, आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता, समिति की सिफारिश पर करता। समिति में राज्य का सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश के रूप में मानवाधिकार से नियुक्ति किया जा सकता है। मतलब समिति में राज्य का सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होता है, और एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार एवं उसी तरह से पद से हटा सकेगा जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है कि ना कि राज्यपाल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने को यहाँ राज्यपाल नहीं हटाता। यहाँ केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज एक समिति के अकॉर्डिंग उसकी जांच करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। अगर जांच में सही नहीं पाया गया तो उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटा सकता, केवल नियुक्ति कर सकता है। मतलब नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन हटाने का पावर राष्ट्रपति को है, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सिफारिश पर। इससे कि फिर अन्य कंडीशन है, यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उसमें कोई लाभ की सरकारी पद धारण कर लिया हो, यदि वह दिवालिया या शारीरिक तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन के अयोग्य हो गया हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे असक्षम घोषित कर दिया गया हो, यदि किसी अपराध के संबंध में दोषी सिद्ध किया गया हो या उसे कारावास की सजा दी गई हो, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। इन मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामलों को सही पाता है तो राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटाएगा, केवल राष्ट्रपति हटाएगा, जबकि नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन राष्ट्रपति को तभी हटा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के जज जांच के उपरांत सही पाते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति सदस्य अध्यक्ष को हटा सकते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली। दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, या दूसरे शब्दों में कहें, आयोग केवल 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामलों की सुनवाई कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक विषय प्रतिवेदन राज्य सरकार को
प्रेषित करता है। आयोग को दिगाने न्यायालय प्राप्त है। आयोग 1 वर्ष से अधिक अगर समय हो गया है तो उसको संज्ञान में नहीं लेता है। और आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देती है। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है कि देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय राज्य सरकार की एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्ति करती है और किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकता है जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है कि देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यहाँ ध्यान देने बात है, केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। और प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है या किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। ठीक है। अब इसके अन्य तथ्य। मुख्यालय भोपाल में है। भारत भवन का नाम पर्यावास भवन है। इस भवन का नाम पर्यावास भवन है जो कि भोपाल में है। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य, हम सब बराबर हमारे अधिकार, हम सब बराबर हमारे अधिकार। सचिव राज्य सरकार के सचिव रैंक की पंक्ति का कोई अधिकारी। अध्यक्ष की मृत्यु की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा। ठीक है। सेवा सत्य राज्य सरकार, अनुदान राज्य सरकार, जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इस भवन का नाम, मुख्यालय के भवन का नाम पर्यावास भवन है। और ह्यूमन राइट कमीशन का जो आदर्श वाक्य, हम सब बराबर हमारे अधिकार हैं, हम सब बराबर हमारे अधिकार। सचिव जो है राज्य सरकार की सचिव रैंक की पंक्ति का कोई अधिकारी होगा। अगर अध्यक्ष की मृत्यु की दशा में राज्यपाल अधिसूचना जारी करके किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष बना सकती है। और जो सेवा करते हैं राज्य सरकार डिसाइड करती है। अनुदान राज्य सरकार देती है, लेकिन अनुदान की जो जांच होती है यहाँ सीएजी नहीं करता, यहाँ करता है नियंत्रक लेखा महापरीक्षक जो कि स्टेट का होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जो आगे हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और हम आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। और जो मेरे सोर्स हैं ऑथेंटिक हैं और काफ़ी एक्सपर्टों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा आपका एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। और हमसे आप इसको अपने फ्रेंड को शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे अगर जो बच्चे दूर दराज में हैं उनको मतलब अभी कोचिंग बंद है तो उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।